अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की खबरें सामने आई हैं, तब से अलग अलग नाम चर्चाओं में हैं। कई नाम ऐसे हैं जो पहले भी इस पद पर रह चुके हैं और हाल ही में कुछ तस्वीरों ने सियासत गरमा दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से, उन्होंने मुलाकात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और उसके बाद मुलाकात की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से। लेकिन इन मुलाकातों का मतलब क्या है? आखिरकार ये जितनी भी मुलाकातें हैं, इसके क्या सियासी मायने हैं? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान केशव प्रसाद मौर्य के पास जाने वाली है? इन तस्वीरों का क्या मतलब निकाला जाए, इसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? देखिए, अभी ये तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। मोटे तौर पे चर्चा सबसे ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य जी की है। वजह ये है कि वो पहले अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं कि 17 जैसा होगा 27 रिजल्ट जो आएगा लोग बीजेपी का। तो 17 में तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे और 27 की वो बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि एज ए डिप्टी सीएम बात कर रहे हैं या भविष्य के प्रदेश अध्यक्ष या फिर भाजपा में के संगठन में किसी और पदाधिकारी के तौर पे ये बात कर रहे हैं। ये साफ नहीं है। लेकिन इस पोस्ट और इसके बाद की जो लगातार पोस्ट है, कई बातें उन्होंने लिखी हैं और उससे ये लोग कयास लगा रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं कि संभवतः केशव मौर्य जी को दोबारा उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान मिल सकती है। हालांकि लोग इसलिए आश्वस्त नहीं होते ऐसे संकेतों से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है। कई बार कोई नाम इसलिए आगे किया जाता है कि उस पर रिएक्शन क्या है ये पता लग जाए। तो अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे केशव मौर्य जी की तरफ ही देखा जा रहा है। विजय जी, नाम तो कई सारे चल रहे थे चर्चाओं में। नाम तो स्वतंत्र देव सिंह का भी था और इसके अलावा बीएल वर्मा का नाम भी चर्चाओं में था। यहाँ तक के साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी था, अमरपाल शर्मा, ऐसे कई तमाम नाम थे जो चर्चाओं में हैं। हाँ, देखिए कई नाम थे। दरअसल इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष ही बनाएगी। तो सबसे ज्यादा चर्चा ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष की ही है। उसमें केशव प्रसाद जी का नाम पहले चर्चा में नहीं था क्योंकि वो डिप्टी सीएम है। लेकिन जिनका नाम चर्चा में था उसमें आप बीपी वर्मा का जो लोध कम्युनिटी से हैं, धर्मपाल सिंह जो पशुपालन मंत्री हैं वो भी लोध कम्युनिटी से हैं और साध्वी निरंजन ज्योति जो निषाद कम्युनिटी से हैं उनका भी नाम, इसके अलावा शंकर कठेरिया, इसके अलावा विनोद सोनकर, ये तमाम नाम थे। कई नाम हैं और कुछ पंडित जी कम्युनिटी से भी कुछ लोग नाम चर्चा में था, जिसमें हरीश द्विवेदी वगैरह थे। तो चर्चाएं तो बहुत हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो उसमें 3 गुण जरूर हो। पहला, संगठन में सक्रियता से भागीदारी कर सके और कार्यकर्ताओं को में जोश और उत्साह बढ़ा सके। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार की सरकार है। अपनी ही सरकार से कार्यकर्ता कई बार नाखुश हो जाता है। तो एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करे, उनका जोश बनाए रखे और उनकी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान। दूसरा, वो अच्छा वक्ता होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है। तो यहाँ पे अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा वक्तव्य देने वाला नेता भी बहुत जरूरी है। तो ये 2 गुण हो गए। और तीसरा गुण बहुत जरूरी है जो कि चूंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी अलायंस है, तो अलायंस भी है, बीजेपी भी है। बीजेपी के अपने 255 से ज्यादा एमएलए हैं, फिर भी उनका अलायंस है और अलायंस में अपना दल एस है, निषाद पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है। तो इन सब से भी मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक रहे और सरकार से कोऑर्डिनेशन ज्यादा ठीक रहे।
क्योंकि जितने ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो उनकी ब्रांडिंग और इमेज है, एक राष्ट्रीय छवि उनकी है, तो एक तालमेल बहुत जरूरी है। तो ये 3 गुण वाला प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जिनमें तीनों गुण हो, क्योंकि इसीलिए बीजेपी को इतनी देरी लग रही है उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ना चुने जाने के। ऐसे कई राज्य जहां चुनाव हो चुका है। हाँ, यूपी में इसीलिए ज्यादा देरी हो रही है। और शायद यही एक वजह है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी देरी हो रही है। बिल्कुल, देखिए पहले तो कोरम ही पूरा नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन 3 राज्यों के अभी पिछले दिनों अध्यक्ष घोषित हुए, उत्तराखंड वगैरह के, मध्य प्रदेश के, तो उससे कोरम तो उनका पूरा होने लगा। लेकिन ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद आएगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले आएगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न बन गया था, क्योंकि शुरू में लोग ये मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद आएगा। लेकिन इस समय जो चर्चाएं तेजी से चल रही हैं, खासतौर पे केशव मौर्य जी का जब से नाम चर्चा में आया है, इस तरह के अनुमान है लोगों के कि शायद प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले आ सकता है। विजय जी, जब भी केशव प्रसाद मौर्य बयान देते हैं या फिर ट्वीट करते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, तो एक चीज का जिक्र जरूर करते हैं, वो 17 वाली जीत का जिक्र करते हैं, 22 वाली जीत का जिक्र नहीं करते हैं। वो संकेत देने की कोशिश करते हैं इस बात के। वो ज्यादातर अभी भी आपने देखा होगा, हमेशा नहीं है। इस समय जो कर रहे हैं उसमें 27 का जिक्र कर रहे हैं, तो इसीलिए तो संकेत मिल रहा है कि वो शायद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय नहीं, वो ये कहते हैं कि हम 17 को रिपीट करेंगे 27 में। देखिए 17 एक माइलस्टोन अचीवमेंट है ना। 17 में 312 अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, और 312 जो है एक बड़ा फिगर था। 2022 में चूंकि 255 सीटें ही आई थी इनकी, तो जाहिर है जो बड़ा नंबर होगा उसका आदमी जिक्र करेगा। तो वो परिस्थितियां भिन्न है, लेकिन जिक्र तो जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है उसका ही कोई भी लीडर करेगा। और अखिलेश यादव का जो पीडीए है, उसकी काट के लिए भी क्या केशव प्रसाद मौर्य ही सबसे बड़े चेहरे हैं? देखिए केशव मौर्य, विजय जी, पीडीए ने बहुत नुकसान पहुंचाया बीजेपी को। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीडीए ने अच्छा खासा नुकसान बीजेपी को पहुंचाया, बीजेपी को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया था। हाँ देखिए, कारण तो कई थे, लेकिन क्रेडिट पीडीए को गई, और उन तमाम कारणों में पीडीए को चूंकि क्रेडिट गई, तो अब ये हम लोग यही मानते हैं, यही विश्लेषित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पीडीए से है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या फिर अगड़ा भी शामिल है, क्योंकि नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी से वो सामान्य जाति ब्राह्मण कम्युनिटी से। तो समाजवादी पार्टी ने व्यूह रचना की है, और ये मॉडल जो समाजवादी पार्टी का है, ये एक्चुअली बीजेपी से ही उन्होंने कॉपी किया है, क्योंकि 2014, 2017, 2019 में बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल की, 2022 में भी जो कामयाबी हासिल की, उसमें सब ओबीसी की सभी जातियों का एक समन्वय बनाया उन्होंने और चुनाव जीत लिया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी यादव कम्युनिटी की है, उसके बाद यादव, उसके बाद कुर्मी है, लोध है, कुशवाहा और मौर्य, सैनी, ये कश्यप, ये मिला कश्यप और निषाद समुदाय की भी काफी बड़ी आबादी है। तो ये जो 79 जातियां हैं, इसमें गैर यादव पिछड़ा का एक कॉन्सेप्ट बन गया कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये ब्रेक हो गया। लोध कम्युनिटी के जो नेता हैं, जैसे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, वो एटा से हार गए, वहां से शाक्य जीत गया, और हमीरपुर से सपा का लोध जीत गया। तो कई तरीके के ऐसे फेरबदल हो गए लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोग ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव एक घटना थी। हम लोग तो मैं तो ये मानता हूं कि नहीं, वो रणनीतिक जीत थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन लोग मानते हैं कि उसमें जो संविधान बदलने का जो अभियान चलाया विपक्ष ने, उसका बीजेपी को ज्यादा नुकसान। उस चुनाव में मौर्य, कुर्मी, निषाद और राजभर वोट बीजेपी के पास से छिटक गया था। देखिए, इस तरह की जो रिपोर्ट है, ये असल में देखिए, कोई एक जाति उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकती। अब जो ओबीसी है, ओबीसी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का करीब 54% है, जिसमें आप मुस्लिम ओबीसी को भी शामिल रखते हैं, तब वो 54% होती है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक हुकुम सिंह कमेटी रिपोर्ट बनी थी 2001 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 2002 में दिया था, तो उसने भी यही कहा था कि 54% उत्तर प्रदेश में ओबीसी है, सर्वे के आधार पे उन्होंने कहा था। अब वो सर्वे उन्होंने एक टेंटेटिव सर्वे किया था
तो ये जो 79 जातियां हैं, इसमें 2-3 जातियां ही ऐसी हैं जिनकी आबादी ज्यादा है, बाकी तो सब मिल के जो है इकट्ठा होते हैं, तब उनकी आबादी ज्यादा होती है। यानी करीब 30% ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी उनकी आबादी है, 1% आधा परसेंट उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी का। तो वो सारी जातियां, तो वो जातियां महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब एकजुट होकर वोट करें। और 14 में बीजेपी के साथ एकजुट होकर उन्होंने वोट किया था, 17 में एकजुट होकर वोट किया था, यहाँ तक कि 2019 में भी और 22 में भी वोट किया था। तो उन जातियों को जोड़े रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है। इसीलिए शायद केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े चेहरे हैं उनके लिए। हाँ, देखिए, एक ब्रांड वैल्यू होती है आज की राजनीति में, पब्लिक के सामने एक ब्रांड वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में एक ब्रांड वैल्यू थे, उनके नाम पे कोई कास्ट वाली पॉलिटिक्स नहीं होती थी, लेकिन ओबीसी का बहुत बड़ा उनको वोट मिलता था। और जब तक कल्याण सिंह बीजेपी में एक चीज और है, जब भी केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है तो एक चीज उनके साथ जुड़कर जो आती है वो ये कि वो विधानसभा चुनाव हारे थे। ये चीज उनके साथ जुड़कर जरूर चली आती है कहीं ना कहीं साथ में उनके। और ये क्या कार्यकर्ताओं में भी इस चीज की चर्चा होती है, या फिर इस चीज को लेकर निराशा है कि चुनाव हारे थे और फिर कहीं प्रदेश की कमान अगर उनको मिल जाए? नहीं, देखिए, विधानसभा क्षेत्र में जो जातीय समीकरण होते हैं, किसी नेता के जीतने हारने के बहुत बड़े कारक होते हैं जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाया गया। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य हार गए थे, तो उनको फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको विधान परिषद भेजा गया। तो ये बहुत बड़ा कारण नहीं है। देखिए, कई बार बड़े बड़े नेता अपनी जातीय वर्चस्व वाले क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। फतेहपुर से बीपी सिंह चुनाव लड़े थे, तो बीपी सिंह बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र को चुना जहां राजपूतों का ठीक ठाक संख्या है। तो ये राजनाथ जी खुद गाजियाबाद से चुनाव लड़े थे, जो गढ़ है राजपूत समाज का। तो ये सब चीजें चलती हैं। कई बार लोकल इक्वेशन जो है, अगर लोकल जो कास्ट इक्वेशन है वो आपके फेवर में नहीं है, तो आपको नुकसान हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं, और मुझे लगता है कि इस हार से जरूर उनकी इमेज पे धक्का लगा। लेकिन शायद वो उन्होंने एक ऐसे, जहां उनका घर है वो ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे वो जानते थे कि बड़े संघर्षपूर्ण अगर जीत होगी तो संघर्षपूर्ण होगी, फिर भी वो चुनाव लड़े। तो ये भी एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, आखिरकार मैं ये चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीरें आई हैं बार बार बड़े चेहरों से मुलाकात के बाद, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो विपक्ष को हो चाहे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हो? ये मैसेजिंग, ये कौन सी मैसेजिंग है जो केशव प्रसाद मौर्य देने की कोशिश कर रहे हैं बार बार? देखिए, यही मैसेजिंग है। इससे जो मुलाकातें हुई हैं, प्रदर्शन एक तरह से, क्योंकि अमित शाह भी जब मंच पर आते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि यशस्वी ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेते हैं तो उससे पहले एक चीज वो ऐड कर देता है कि मेरे प्रिय मित्र। देखिए, ये एक रणनीतिक स्टेटमेंट होता है। अमित शाह ने पहले भी मंच से मित्र कहा है केशव प्रसाद मौर्य को, और ये एक रणनीतिक स्टेटमेंट है, क्योंकि बीजेपी में जो एक्चुअली इसको कह सकते हैं पीडीए के समानांतर अमित शाह अपनी एक लाइन खींचने की कोशिश उन्होंने की, ये कह के कि मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। तो पिछड़े वर्ग के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, और वो एक ब्रांड है। तो पिछड़े समाज को एक मैसेज भी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देता है कि नहीं, इनका महत्व कम नहीं हुआ है। जैसे सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी उनके ऊपर आरोप लगाती है कि उनको कुछ मिला नहीं, वो पिछड़े वर्ग के हैं, उनको स्टूल पे बैठा दिया गया। हाँ, तो कई चीजें उनके ऊपर जो कहते रहते हैं, तो उसी का काउंटर अमित शाह जी करते हैं, ये कह के कि ये मेरे मित्र। तो एक्चुअली ये रणनीतिक स्टेटमेंट है, और यशस्वी तो बहुत बड़ी बात है। किसी मुख्यमंत्री को यशस्वी कहते हैं, इनको मित्र कहते हैं, तो यशस्वी तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर तुलना करेंगे दोनों शब्दों में तो यशस्वी भारी पड़ेगा। नहीं, तो लेकिन टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। हमेशा राजनीति में कोई स्टेटमेंट आने की टाइमिंग जो होती है, उस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। तो वो टाइमिंग वाला हिसाब बिल्कुल संदेश देने की कोशिश करता है नेतृत्व की, नहीं देखिए ये नेता कमजोर नहीं है, ये मेरे मित्र हैं, अगर मैं मजबूत हूं तो केशव प्रसाद मौर्य भी मजबूत हैं। तो ओबीसी को एक मैसेज देने की कोशिश है, और सिर्फ इसीलिए वो मैसेज देना चाहते थे चूंकि समाजवादी पार्टी केशव मौर्य पे सबसे ज्यादा हमलावर होती है। तो जाहिर है कि उन्हें उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, इमेज है, उसको बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मित्र कहा होगा। और अगर अब इसके बाद में एक चीज, आखिरी सवाल आपसे इस खबर को लेकर के, अगर
केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में कमान चली जाती है या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो उसके बाद, क्योंकि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ, क्या 27 में उसकी भरपाई हो पाएगी? देखिए यही एक प्रश्न है और इसको डिकोड करना बड़ा टफ है कि जो 24 में 4 जून 24 को जो रिजल्ट आया और उसमें जो बीजेपी को नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाएगी कि नहीं। तो लोग उम्मीद करते हैं कि शायद अगर बीजेपी अपनी सही से सारे कार्ड खेलेगी तो उनको फायदा होगा और फिर से ले आएंगे, क्योंकि कई मामलों में बीजेपी सरकार की रेपुटेशन बहुत अच्छी है जी। योगी आदित्यनाथ की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, उनकी एक नेशनल इमेज है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। 2022 के चुनाव में भी महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को किया था और बीजेपी को उसका फायदा मिला था, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर है और दूसरे जो इश्यूज हैं। तो जो योगी जी की ब्रांड वैल्यू है, जो इमेज है, और साथ में अगर केशव मौर्य की इमेज बनती है तो केशव मौर्य अगर प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो मुझे लगता है कि एक जोड़ी के तौर पे देखी जाएगी। ये ठीक इस तरह उसी तरह से होगी कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा। अगर आप याद करें तो 98 के पहले 1998 के पहले बीजेपी की मजबूती के 2 ही स्तंभ थे, उसमें बाद में राजनाथ सिंह ऐड हुए, लेकिन जो बीजेपी की पहचान थी कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा के तौर पे थी। और बीजेपी जब तक कल्याण सिंह बीजेपी में मजबूत थे तब तक कभी भी मुलायम सिंह को भाजपा से ज्यादा सीटें नहीं मिली। मुलायम सिंह को भाजपा से ज्यादा सीटें तब मिली जब कल्याण सिंह ने बीजेपी को छोड़ दिया। ऐसा 2002 तो होता है ना कि केपी मौर्य मोर्चा खोल देते हैं अक्सर मुख्यमंत्री के खिलाफ। नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि वो आउटसोर्सिंग की भर्तियों वाली बात पर चिट्ठी भी याद होगी आपको, जो चिट्ठी हाँ, लेकिन देखिए क्या है, और जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयानों को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ऐसे कुछ करके उन्होंने बयान दिए थे। तो ये तो दिखता है ना कि उनकी वो बातें कहते हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के विचारों से, उनकी बातों से अलग हैं। तो जोड़ी वाली बात फिर वहां थोड़ी सी सही नहीं लगती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के, देखिए राजनीति में कई तरीके के संकेत दिए जाते हैं। केशव मौर्य चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे और कार्यकर्ताओं में वो लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर सर्वे कराया जाए भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो कई बार नेता अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए कई बातें कहता है और सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ का विरोध वो करते हैं, इस तरह के उदाहरण नहीं है। कई बार जनता को कंफ्यूज करने के लिए एक ही पार्टी के 2 नेता 2 अलग अलग लाइन लेते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो रणनीतिक काफी होती है। जी, तो बड़ी बात यही है कि अगर यूपी की कमान जाती है केशव प्रसाद मौर्य के पास तो बीजेपी को फायदा होगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केपी मौर्य की जोड़ी के साथ बीजेपी को जो नुकसान 24 में हुआ हो सकता है उसकी भरपाई हो जाए। और इसके अलावा पीडीए जो कि समाजवादी पार्टी का इस वक्त सबसे बड़ा सियासी हथियार है, उसकी काट बीजेपी को शायद केशव प्रसाद मौर्य के रूप में मिल जाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।